Hello students, welcome to Akhileshwar Science classes. Here is the Physics 10th class, chapter Electricity, third part. In this part, I teach you the Ohm's law. Students, Ohm's law is very important. ओम नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को बनाया था, इसलिए उन्हें ऑनर देने के लिए हमने इसका नाम ओम्स लॉ बताया. हमने नहीं बताया, सारे फिजिसिस्ट ने, सारी फिजिक्स ने बताया ओम्स लॉ. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है. देखिए मैं आप लोगों को एक जाना पहचाना फिगर दिखा रहा हूं, शायद आप लोग सब समझ रहे होंगे. ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है? बैटरी. यहां पर 1 2 3 4 सेल्स मैंने यहां पर बनाई. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये छोटा वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल है. आप सब लोग जानते हैं जब भी कभी किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो वो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाता है. यहां पर कोई रेसिस्टेंस लगा रखा है हमने, यहां पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है. जितना भी वोल्टेज हम यहां पर भेजेंगे उतने ही वोल्टेज की रीडिंग ये वोल्ट मीटर में देगा, उसी के अकॉर्डिंग करंट की भी रीडिंग्स देगा. ये करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. अभी बेटा मैं इसी पॉइंट को बड़े अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. समझे, ये हमारे पास जो सेल है वो सेल वी सपोज दैट 10 वोल्ट का है. तो 1 2 3 4 देयर आर 4 सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेल्स. बैटरी कंटेन्स 4 सेल्स, सो दैट्स वाई the total voltage of this battery is 40 volt. Understand? Now अगर मैं यहां पर 1 सेल के साथ इस सर्किट को कनेक्ट करता हूं, अगर मैं 1 सेल के साथ इसे कनेक्ट करता हूं तो कॉमन सी बात है वोल्टेज की रीडिंग कितनी होगी? वोल्टेज की रीडिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी. दैट्स क्लियर. मेरे पास सपोज कीजिए मैंने पहले एक ही सेल के साथ इसे कनेक्ट किया, यानी 10 वोल्ट मेरे पास गए, वोल्टेज लग रहे हैं. दूसरी बार मैंने दूसरे सेल के साथ कनेक्ट किया तो 20 वोल्ट लग जाएंगे. तीसरी बार में मैं तीसरे वोल्ट के सेल के साथ कनेक्ट करता हूं तो 3 सेल का कॉम्बिनेशन हो गया तो 30 वोल्ट हो जाएंगे. और चौथी बार में मैं 4 सेल्स के साथ कनेक्ट करता हूं तो 40 वोल्ट्स हो जाएंगे. दैट्स क्लियर. अब इनके करंट्स की रीडिंग क्या होगी? करंट आई होता है. जब हम फर्स्ट सेल के साथ करते हैं वी सपोज दैट 0.1 एम्पियर का करंट लगता है. 2 सेल्स के साथ लगता है तो 0.2 एम्पियर के साथ लगता है, 2 एम्पियर का करंट की रीडिंग मिलती है. और अगर 3 सेल्स के साथ है तो 0.3 और 4 सेल के साथ लगता है तो 0.4 एम्पियर करंट हमको मिलेगा. इन दिस वे वी सी. देखिए वोल्टेज वैसे भी थोड़ा ज्यादा होती है और करंट कम रहता है. मैंने आपको वोल्ट मीटर और एमीटर के डिवाइस को जो समझाया था तो बताया था. अभी वोल्टेज मेरे को वी सपोज, मैंने सपोज किया है कि यहां पर वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है 10 वोल्ट और करंट रीडिंग दे रहा है कितना? 0.1 वोल्ट या 20.2. तो यह क्या देखने को मिल रहा है कि whenever the voltage increases, current also increases. If the voltage decreases, current also decreases. बट लेकिन ऐसा कब? यहां पर जो भी रेसिस्टेंस लगाया हुआ है, लेकिन रेसिस्टेंस को कोई हमें गर्म वगैरह नहीं करना है, ठंडा वगैरह नहीं करना है. इसे कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखना है. जैसा ये बाजार से आया उसी टेम्परेचर पर से रखना है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना. अभी ओम्स लॉ इसी के बेस पर हम समझते हैं. एट constant temperature, constant temperature
क्या कांस्टेंट टेम्परेचर? द करंट is directly proportional to the potential difference the current is directly proportional to the potential difference across the conductor through which current is flowing across the end of the conductor. ends लगा दें यहां पर, ends of conductor through which current is flowing at constant temperature. का मतलब यह है कि जो रेसिस्टेंस मैंने लिया जहां होकर के करंट को फ्लो होना है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होना चाहिए. द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो भी करंट यहां से जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोल्टेज के. इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट ऑल्सो भी इंक्रीजेस, शोन इन द टेबल. इट्स क्लियर. अगर मैंने 2 सेल्स लगाई तो 20 वोल्ट हो गया, करंट हो गया 0.2. इंक्रीज होने पर वोल्टेज करंट भी. तो यहां पर कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? करंट हुआ. बेटा यहां में एक छोटा सा बात, अभी कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? नो, ऐसा नहीं बोलना है. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमने हमारे हाथ में क्या चीज है? वोल्टेज है. वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे तो करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. सो दैट्स व्हाई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट्स क्लियर. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अभी ये डिफाइन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे पूरा समझाना पड़ेगा. करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सो दैट मैं डायरेक्टली नहीं लिखा है, V ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. मेरे को अभी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि यहां पर सर ने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा, तो फिर यहां क्यों नहीं लिखा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट? यहां उल्टा क्यों नहीं लिखा? यहां उल्टा क्यों कर दिया? बेटा ओम्स लॉ यही बताता है कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज इन आर हैंड. हमारे हैंड में है करंट, वोल्टेज, बट नॉट करंट. करंट तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू गो समवेयर, किसी जगह हमें जाना है और अभी बाइक से जा रहे हैं सपोज करो हम, तो किसी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचना है. अभी 10 मिनट में मैं पहुंचता हूं, लेकिन मेरे को जल्दी पहुंचना है, तो टाइम को तो मैं छोटा नहीं कर सकता हूं. तो फिर मैं किस चीज को छोटा कर सकता हूं? टाइम को छोटा नहीं कर सकता, लेकिन स्पीड को बढ़ा सकता हूं. जैसे ही स्पीड बढ़ाऊंगा, सो स्पीड इज इन आवर हैंड. जैसे स्पीड वहां हमारे हैंड में है, इसी तरीके से यहां पर क्या वोल्टेज हमारे हैंड में है और करंट तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा. इसी प्रकार से अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो वहां टाइम रिड्यूस हो जाएगा, स्पीड कम करेंगे तो वहां टाइम बढ़ जाएगा. सेम वही कंडीशंस है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट. इन दिस वे वोल्टेज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. To reduce this directly proportional sign, we use V equals to R into I. That's clear. Here R is constant. R क्या है? यहां पर रेसिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है. कब कांस्टेंट है? जब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहेगा. अगर बेटा ये बात ध्यान रखना है, इसका टेम्परेचर अगर हमने चेंज कर दिया तो फिर इनमें भी चेंजिंग आ जाएगी. इट्स क्लियर. तो रेसिस्टेंस का, इसका टेम्परेचर हमें चेंज नहीं करना है. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे लिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग. आप लोग चेंज करके भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत. करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर.
आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बताना है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मेन बात ये है, अगर आप यहां से यहां तक लिखेंगे तो आपका ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ये 2 मार्क्स में पेपर में आ जाता है, आप इसी पॉइंट को नोट करेंगे। अब इसके आगे का पॉइंट मैं अब आगे बताता हूं। इस ओम्स लॉ से हमें मालूम पड़ता है मैथमेटिकली वे में क्या पता पड़ता है, V इक्वल्स टू आर आई था, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। दैट्स क्लियर। क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन आई आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा रेसिस्टेंस निकल के आएगा, ये वायर का रेसिस्टेंस निकल के आएगा जो कि कांस्टेंट रहता है। अब कैसे लिखेंगे इसको, मैथमेटिकली वे में हम लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे हम लोग, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends, the ratio of the potential difference, मैं पीडी लिख देता हूं, potential difference across the ends of conductor to the current flowing through it is called resistance, रेसिस्टेंस यानी जो कि कांस्टेंट रहता है, उस रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। रेसिस्टेंस जो कांस्टेंट रहता है उसकी बात कर रहा हूं। रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा भाई, ये V अपॉन आई क्या रहता है, देख लेते हैं। अगर हम लोग यहां से चेक कर लेते हैं, V अपॉन आई, अगर मैं 10 डिवाइड करता हूं इसे, 10 डिवाइडेड बाई 0.1 से डिवाइड करता हूं तो पॉइंट से हटेगा 0, वैल्यू निकल के आएगी 100। अगर 0.2 से 20 को डिवाइड करता हूं तो फिर दोबारा वही पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा और 2 से कट जाएगा 200 यानी 100 आंसर आएगा। इसी तरीके से 30 को 0.3 से डिवाइड करूंगा तो फिर भी 100 आएगा और 40 को 0.4 से डिवाइड करूंगा तो फिर दोबारा मेरे पास 100 आएगा। यानी क्या मिला, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। V अपॉन आई यानी रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस और दैट इज कांस्टेंट। वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहां पर हर बार रेशियो को देखा, कांस्टेंट रहता है। अब आपको यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, रेसिस्टेंस। बेटा इस रेसिस्टेंस की एक और डेफिनेशन मैं यहां पर बता सकता हूं, वो दूसरी रेसिस्टेंस की डेफिनेशन है। ये तो मैथमेटिकली है, ढंग से हम नोट करेंगे। एक और है, द property of conductor which opposes the flow of current is called रेसिस्टेंस। इसे हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। और अगर मैथमेटिकली ढंग से हम लोग को लिखना है तो हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द करंट ratio of the potential difference across the ends of the conductor to current flowing through it is called the resistance। इसी से बेटा एक नया टॉपिक हमें मिलता है, न्यू पॉइंट मिलता है हमको। रेसिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन आई, आई इक्वल्स टू V अपॉन R। इस तरीके से हम लोग करंट भी फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। और करंट करेंगे तो यहां से 2 पॉइंट फिर मिलते हैं हमें। कौन से 2 पॉइंट मिलते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
2PD। तो ओम्स लॉ बोलता था। और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इस तरीके से हम लोगों को ये रेसिस्टेंस के बारे में भी पता चल गया, जो कि हमें ओम्स लॉ ने समझाया। अभी नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी बेटा हम लोगों को पूछ लेता है क्वेश्चन कि ओम्स लॉ को एक एक्सपेरिमेंटल वे में एक्सप्लेन करें, एक्सपेरिमेंट के बेस पर करें। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में बेटा इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम लोग, जैसे हमने मान लिया है 10, 20, 30, 40, इसी तरीके से टेबल बनाएंगे और रेसिस्टेंस को हम लोग क्या प्रूव करेंगे, यहां पर कांस्टेंट प्रूव करेंगे। दैट्स क्लियर। इस तरीके से ये डायग्राम भी बनाएंगे, इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद हम एक ग्राफ तैयार करेंगे इसके लिए। तो इससे क्लियर हो गया, ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहां पर ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग VI ग्राफ। यहां पर करंट और यहां पर वोल्टेज। अभी हमने वोल्टेज को सपोज कर लिया 0 है, 10, 20, 30 और 40। यहां पर 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। इसे प्लॉटिंग कर देंगे, यानी जब 10 वोल्ट था तो यहां करंट कितना था 0.1, जब 20 वोल्ट था तो यहां करंट कितना था 0.2 और 30 वोल्ट तो यहां करंट कितना हो जाएगा 0.3 और 40 वोल्ट तो करंट हो गया 0.4। इनको जब हम मिलाएंगे तो सीधा स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा। इसे बोलेंगे हम लोग स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप। इस स्लोप को ही बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। ये स्लोप्स बनाते हैं। इस तरीके से आप पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, इसके बारे में थोड़ा नोट कर देंगे। दैट्स क्लियर। ओम्स लॉ ये मैंने VI ग्राफ बता दिया। द रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई द स्लोप। इसको स्लोप बोल दिया मैंने। स्ट्रेट लाइन है, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन बाई VI ग्राफ। ये VI ग्राफ से हम इस स्लोप्स को क्लियर कर लेंगे। स्लोप। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बेटा जैसे भी हमारे पास VI ग्राफ दे रखा है, सपोज करो हमारे पास VI ग्राफ दे रखा है और यहां पर हमें बहुत सारे रेसिस्टेंस बना के दिखा दिए, बहुत सारे स्लोप्स बना के दिखा दिए। अब ये पूछ लेता है इसमें से, सपोज करो ये है B, ये है C और ये है A। अब किसमें यहां पर रेसिस्टेंस कहां ज्यादा है, कहां कम है, कौन सा रेसिस्टेंस कम है? तो इसके लिए वेरी इजी, हम लोगों को यहां से I से एंगल बनाते हुए देखते चलना है, यानी A के अंदर रेसिस्टेंस कम है। फिर अगर हम ये बड़ा एंगल बन रहा है, छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल, तो C में उससे भी बड़ा रेसिस्टेंस है। और अगर हम लोग यहां देखेंगे तो I से सबसे बड़ा एंगल बन रहा है, I की तरफ से चल रहे हैं अपन लोग, तो जिधर से जैसे I की तरफ से हम लोग एंगल बना के देखते हैं तो ये कम है रेसिस्टेंस। तो यहां पर हो जाएगा रेसिस्टेंस A का A स्लोप, ये स्लोप दे रखे हैं, A स्लोप का रेसिस्टेंस कम है और B का रेसिस्टेंस ज्यादा है और C का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इसी जगह पर एक और मैं बोलूंगा, अगर ये या तो VI ग्राफ ऐसे दे रखा था, अगर मैंने ग्राफ इस तरीके से दे दिया तो I इधर दे दिया और की बार B इधर दे दिया। अब यार फिर स्लोप दे दिए, यहां पर वही B C A। अब की बार इधर से चलेंगे हम लोग, इधर एंगल छोटा है, फिर एंगल बड़ा है और फिर एंगल बड़ा है, तो यहां पर हो जाएगा B से बड़ा C और C से भी बड़ा A। यानी रेसिस्टेंस किस में ज्यादा है? सबसे कम है B में, उससे ज्यादा है C में
और सबसे ज्यादा है ए में। दैट्स क्लियर। यानी आई की तरफ से एंगल बनाते हुए हम लोग देखते हैं। इसको और भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वी और फिर आई, तो यहां पर आई छोटा रह जाएगा, वी बड़ा हो गया। दूसरे बारे में कंडीशन करेंगे, अगर हम इसको लेंगे वी, आई बड़ा हो जाएगा। हमेशा वी अपॉन आई होता था। अगर नीचे वाला यानी डेनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो कॉमन सी बात है वो कम होता चला जाएगा। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस किस में ज्यादा है और किस में कम। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं इस टाइप का पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ के बेस पर जैसे R इक्वल्स टू V अपॉन आई ये था, या फिर एक और फॉर्मूला था V इक्वल्स टू आई इंटू R, या फिर एक और मेरा फॉर्मूला में I इक्वल्स टू V अपॉन R। अगर हमें 2 क्वांटिटीज दे रखी हैं तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं यहां पर। दैट्स क्लियर, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। मैं अब आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के बारे में बताऊंगा। यानी रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर, मार्केट से हम कोई भी कंडक्टर लेके आए तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे रेसिस्टेंस अफेक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी सबसे पहला पॉइंट है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यहां पर मैं एल के बारे में बात कर रहा हूं, यानी एल मीन्स लेंथ ऑफ द वायर। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर किसी वायर की लंबाई हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम वायर को छोटा करते जाएंगे तो रेसिस्टेंस भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस सेक्शन एरिया। सॉरी, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? मैं आपको यहां एक वायर बना के दिखा रहा हूं, इसको अपन लोग लेंथ बोलते हैं, लेंथ, LENGTH, लेंथ। और ये पॉइंट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। दैट्स क्लियर। इसे हम लोग बोलते हैं सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर। इसे बोलते हैं लेंथ, यानी इसको L से डिनोट करते हैं और इसे A से डिनोट करते हैं। तो रेसिस्टेंस जो है सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर जैसे जैसे वायर मोटा करते जाएंगे, थिकनेस उसकी बढ़ाते जाएंगे, तो रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया रेसिस्टेंस बिकम लेस, एंड इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगा, थिन होता जाएगा, देन रेसिस्टेंस बिकम ग्रेटर। यानी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा नेचर। क्या, सॉरी नेचर से पहले बात करता हूं टेम्परेचर। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि गर्मियों में टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक पोल से दूसरे पोल तक जो वायर लगे रहते हैं वो कुछ लटक जाते हैं। वो लटक इसलिए जाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी लेंथ बढ़ जाती है। और कॉमन सी बात है, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाई रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दैट्स क्लियर। अगर ठंड होगी तो क्या होगा? जो पोल्स के बीच में जो वायर है वो एकदम से टाइट हो जाएगा, ट्राउट हो जाएगा, स्ट्रिक्टली। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल ट्राउट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी और रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ द मटेरियल। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द resistance depends on the nature of material। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर है तो रेसिस्टेंस कम होगा, एल्यूमिनियम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और सिल्वर होगा तो सबसे कम रेसिस्टेंस होगा। यानी अलग अलग प्योर मेटल्स को हम लेते हैं, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस। इट्स क्लियर। नेक्स्ट बेटा, यहां पर मैं पहले पॉइंट के बारे में फिर बात करूंगा। इफ वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर देन रेसिस्टेंस ऑल्सो बिकम्स डबल्ड। इफ वी 4 times द लेंथ देन रेसिस्टेंस 4 times।
if we make the half of the length, then resistance also become half. But in case of the cross section area, यहां पर रेसिस्टेंस को मैं डबल करूंगा, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करूंगा तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। देखिए मैं यहां पर एक कुछ टेबल बना दे रहा हूं इस वाले पॉइंट को लेकर। यहां मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूं और यहां मैं बात कर रहा हूं रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूं। रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूं, या क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए मैं यहां पर, मेरा एरिया है ए, तो रेसिस्टेंस है आर। अगर मैंने इसको 2a कर दिया यानी डबल कर दिया तो 2 नीचे आएगा तो 1/2, रेसिस्टेंस बिकम्स हाफ। रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा? आधा। अगर मैं इसे 3 टाइम्स कर दूं तो ये हो जाएगा 1/3। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दूं तो यहां पर 1/2 करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, 2R बिकम्स। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को 1/3 कर दूं तो ये 3R हो जाएगा। ये तो मैंने बात करी क्रॉस सेक्शन एरिया को पूरे को निकालने की। अच्छा बेटा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकलता कैसे है? आप लोग 9th क्लास में 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी जो थिकनेस निकालनी है तो एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है πr²। दैट्स क्लियर। तो यहां पर पॉइंट, एक और नया पॉइंट, मैं एक और नई बात बताना चाहूंगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहां मैं डायामीटर के बारे में बात करूं, डायामीटर के बारे में बात करूं या फिर रेडियस के बारे में बात करूं, रेडियस के बारे में बात करूं, ठीक है। अगर डायामीटर, यहां पॉइंट की बात आती है, डायामीटर, जैसे सपोज करिए, पहले मैं रेडियस ही बोल देता हूं, डायामीटर का ही आधा होता है रेडियस, कॉमन सी बात है, मैं रेडियस की ही बात कर देता हूं। रेडियस मैंने आर बनाया, जब रेडियस यहां आर हुआ तो R², क्लियर। तो यहां R² आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास रेसिस्टेंस जो आएगा वो R आ जाएगा, रेसिस्टेंस जो बन के आएगा मेरे पास R बन जाएगा। दैट्स क्लियर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। दैट्स क्लियर, जब भी इसका रेडियस R है। अगर मैं रेडियस को 2R कर दूं तो भाई क्या होगा? जब इसको मैं 2R करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2R का मतलब उसका जब होल स्क्वायर करूंगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास? 4R² आ जाएगी। जब 2R का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4R², और 1/4 नीचे की तरफ आएगा। दैट समझ में आ रहा होगा आपको। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? ये R/4 बन जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं 3R कर दूं तो ये R/9 हो जाएगा, 9th टाइम। अब उल्टा काम करता हूं, R/2 कर दूं तो ये हो जाएगा 4R, और अगर R/3 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 9R। इस तरीके से रेसिस्टेंस रेडियस के चेंज होने पर इस तरीके से कंडीशन बनेगी। डायामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना डायमीटर कम करेंगे उतना ही रेडियस कम भी हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो हम लोग रेडियस के बेस पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं बेटा। क्लियर। रेसिस्टिविटी क्या होता है बेटा? रेसिस्टिविटी मेरे पास, सपोज करो हम ऐसे समझते हैं, एक वायर है, वायर नहीं कहूंगा मैं, रॉड कहूंगा। एक रॉड ले ली मैंने और इसको 1 मीटर लंबा ले लिया। कितना ले लिया? 1 मीटर लंबा। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो एरिया है, ये लेंथ है मेरे पास 1 मीटर। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हो गया 1 मीटर स्क्वायर। यानी इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टिविटी equals to the resistance of 1 meter long rod and 1 square meter resistivity of the substance is numerically equal to the resistance of unit length
unit length and square unit in cross section area of that of the rod of that substance यानी हमको कोई रेसिस्टिविटी निकालनी है किसी भी सब्सटेंस की, भी सपोज दैट कॉपर की निकालनी है, तो उसकी रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल होगी उस रेसिस्टेंस के जितने की उसी मटेरियल का, उसी सब्सटेंस की 1 मीटर लंबी रॉड हो। यानी यूनिट लेंथ बोला मैंने, यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर की बात कर रहा हूं। यूनिट लेंथ एंड स्क्वायर यूनिट इन क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका थिकनेस जो वो 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए उसी सब्सटेंस की, उस रॉड का, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। अब हम इसको मैथमेटिकली बात को समझेंगे। रेसिस्टिविटी यहां पर मैं बताया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला पॉइंट। दूसरा है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, सेकेंड पॉइंट। बाई कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 हमें मिला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम लगाएंगे R इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन A। ये बेटा जो मैंने रो का साइन बनाया है इसे बोलते हैं हम लोग रो। क्या बोलते हैं? RHO, रो बोलते हैं। इसी को रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं बेटा, रेसिस्टिविटी। इसी से क्लियर हुआ मेरे पास रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू RA, ये A इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, RA अपॉन L। इस तरीके से ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला डेराइव हो गया। इससे हम लोग, अगर हमारे पास ये तीनों क्वांटिटीज पता हो तो हम रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं, या फिर और रेसिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पता हो तो रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर हमको रेसिस्टेंस, लेंथ एंड रेसिस्टिविटी पता हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। यानी 3 क्वांटिटीज हमें पता होगी तो हम तीसरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या बनेगा? हमें मालूम है R का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और बन जाएगा ये ओम मीटर। क्या बन जाएगा? इसको बोलेंगे हम ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट बन जाएगा। शायद मैं समझता हूं आपको रेसिस्टिविटी समझ में आया होगा। माय डियर, मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सकें। और अगर मेरी ये सब टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आए हो, अगर आप इसे लाइक करें तो लाइक भी जरूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि और किसी का भी फायदा हो सके। इट्स ओके, बाय बाय।